Hello everyone, myself मुकेश कुमार गुजर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन दिस हाई स्कूल। मैं एक बार फिर से बेटा आपके सामने फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज जो मैं आपको फिजिक्स के अंदर नया टॉपिक आपको जो स्टडी कराऊंगा वो होगा मोशन के बारे में। मोशन क्या होती है हम सभी जानते हैं, आप 9th और 10th क्लास में मोशन के बारे में पढ़कर आए हो। व्हाट इज द मोशन? एक बेसिक बात बताऊं तो ईच मूवमेंट, हर प्रकार का मूवमेंट मोशन कहलाता है। हर प्रकार का मूवमेंट मोशन कहलाता है। बाहर जो पेड़ हमें दिख रहा है वो रेस्ट में है या मोशन में? तो हमें रेस्ट में नजर आता है, बट एक्चुअलिटी वो भी मोशन में है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है तो वो भी उसके साथ साथ मोशन हो रहा है। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो यही है मेरा बेसिक टॉपिक, व्हाट इज द मोशन एंड एक्सप्लेन अबाउट इट्स पैरामीटर्स। एक्सप्लेन अबाउट इट्स पैरामीटर्स, यानी मैं मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि मोशन किसे कहते हैं, और साथ में हम सीखेंगे मोशन के पैरामीटर्स के बारे में कि व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ये सारी चीजें हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक मोशन की मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने देता हूं। मोशन किसे कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ये बेसिक एक लैंग्वेज है जो आपको मैंने बताई है, या आपको कोई पूछे तो आपको लिख कर ये देना होता है व्हाट इज द मोशन। तो हमने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है या जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आपको चेंजेस नजर आते हैं, तो आप कह सकते हो वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई कि ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। बट बेटा इसको बहुत डीपली पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले समझेंगे तो हम मोशन के बारे में आगे डीपली पढ़ पाएंगे, बट वो आपको मैं रेगुलर क्लास के दौरान बताऊंगा। अब भी आप इसमें कंसंट्रेट करें कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो एक सिंपल सा वर्ड कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मैंने देखा, मान लो सुबह में इस तरीके से देख रहा हूं, 7 o'clock में उठ रहा हूं, मेरे को एक पेड़ ये यहां दिखाई दिया, 8 o'clock हो गए यहीं दिखाई दे रहा है, 9 o'clock हो गए यहीं दिखाई दे रहा है। क्या पेड़ मेरे लिए मोशन में है? तो मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है बट वहां पे जो ट्री है, जो पेड़ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही। मेरे रेस्पेक्ट जहां वो था वहीं पे वो मेरे को दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज इन द रेस्ट। जबकि इसी पेड़ को अब देखना, ये मान लो एक सड़क थी, यहां पे फिर से समझेंगे हम इसी चीज को। ये एक रोड है, सड़क है, और यहां एक बस चल रही है, एक इस तरीके से एक बस है, और उसकी सीट के ऊपर यहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां एक सीट है ना, उस सीट के ऊपर भी एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आप इन दोनों के बारे में सोचेंगे, ये बस चल रही है, दो व्यक्ति इसके अंदर बैठे हुए हैं। जब बस आगे चलती है, इस व्यक्ति को ये पेड़ रेस्ट में दिखाई देगा या मोशन में? और यहां एक पहला पर्सन है या दूसरा है? सबसे पहले बस चल रही है, ये दोनों अपने अपनी सीटों पर बैठे हैं। आप बताओ इन दोनों को ये रेस्ट में दिखाई देंगे आपस में या मोशन में? तो हमें हमारे पास में बैठा या हमारे सामने बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो रेस्ट में नजर आता है। रेस्ट में क्यों नजर आता है? क्योंकि हमारे साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है बट हमारे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वो हमारे सामने बैठा था पहले, उतनी दूरी पर, उसी जगह पर, टाइम 7 बजे बैठा है, उतनी दूरी पर, उतनी जगह पर वो 8 बजे तक भी बैठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे रेस्पेक्ट में वो किस में है? रेस्ट में है। वो व्यक्ति, वो पर्सन मोशन नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। बट ये पेड़ जो हमें यहां रेस्ट में दिखाई दे रहा है, अभी खड़ा दिख रहा है, ये बस के दोनों व्यक्ति जब इसको बाहर देखते हैं तो उनको ये चलता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि उनके रेस्पेक्ट इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब बस में वो यहां थे, पीछे थे, तो उनको ये आगे दिखाई दे रहा था, अब बराबर आ गया, थोड़ी देर बाद बस आगे चल जाएगी तो उनको ये पेड़ पीछे दिखाई देगा। मतलब ये नजर आएगा कि उस बस के रेस्पेक्ट में उस पेड़ की, ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इनको लगेगा पेड़ जल रहा है। जबकि ये दोनों किस में नजर आएंगे? आपस में रेस्ट में नजर आएंगे। इसी कंसेप्ट को पकड़कर मैंने एक डेफिनेशन बना दी सिंपल सी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करती है अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर खुद अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है।
अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो हम क्या कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। बेटा आप ये बात जान लें, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर एक्चुअलिटी परमानेंटली या कंप्लीटली रेस्ट में कुछ भी नहीं है, हर चीज कुछ ना कुछ मोशन कर रही है। जैसे अभी पेड़ हमें रेस्ट में नजर आता है, ये टेबल, ये डस्टर, ये चौक, ये सारी चीजें, ये बोर्ड आपको रेस्ट में नजर आ रहा है, बट ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्थ से बाहर जाकर देखेंगे तो अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ के साथ साथ ये सारी चीजें अपनी पोजीशन बदल रही है, रोटेट कर रही है। इसका मतलब इनमें से कोई भी किस में नहीं है, रेस्ट में नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि बस चल रही है, हमें पता है हम 9 बजे सपोज दैट जयपुर थे और हम 11 बजे नीमका थाना पहुंच गए, पोजीशन चेंज हो गई। बट जब हम बस में बैठे हैं, हमारे सामने एक व्यक्ति बैठा है और हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो दोनों एक दूसरे के लिए किस में हो गए, रेस्ट में। और बाहर जो पेड़ वहीं खड़ा है वो उनको पोजीशन चेंज करते हुए नजर आता है, तो वो उन दोनों के लिए किस में हो गया, मोशन में। इसी चीज को मैंने लैंग्वेज बना दिया। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को ये कह देंगे कि वो किसके अंदर है, मोशन में। टाइम के रेस्पेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम ये कह देते हैं कि वो किस में है, मोशन में। अब मोशन को पढ़ने के लिए या ये मान लें मोशन को समझने के लिए, मोशन के बारे में डिटेल से नॉलेज लेने के लिए हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। क्या क्या पैरामीटर्स है? तो बेसिक पैरामीटर्स फॉर स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की बेसिक स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जिनको तुम्हें सीखना चाहिए या उनके बिना हम मोशन को नहीं पढ़ सकते, वो हमें आनी चाहिए, उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ 5 पैरामीटर्स हैं जो हम डिटेल से यहाँ समझेंगे। पहला कौन सा है, ए या फर्स्ट मान लो इसको। हम सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम मोशन समझना चाहते हैं तो हमें डिस्टेंस आनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस। अगर हम मोशन समझना चाहते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मोशन जानते हैं तो हमें स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज द स्पीड, है ना। वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए और लास्ट हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने कुछ बेसिक बताया, इसके अलावा भी और भी हो सकता है, जैसे मेरे को मोमेंटम का पता होना चाहिए, फोर्स का पता होना चाहिए, पर वो बात की बात है। ये चीजें तो मेरे को मोशन स्टडी में आनी चाहिए, यानी मैं मोशन को इनके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो बेसिक पैरामीटर्स मोशन के क्या हो गए, 5। कौन कौन से हो गए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी मोशन समझने के लिए ये 5 चीजों का मेरे को समझना बहुत जरूरी है, इन 5 का मेरे को आना बहुत जरूरी है। ये 5 पैरामीटर्स मेरे सामने होंगे तो ही मैं मोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा। अगर मेरे को मोशन समझना है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सभी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम बेसिक 5 मीटर्स के पैरामीटर्स के बारे में ध्यान रखना बहुत ही हमें आवश्यक हो गया। अब इनमें से सबसे पहले मैं 2 पैरामीटर्स लेकर चलता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ पाऊं। व्हाट इज द डिस्टेंस, बहुत इजी चीज है, हमें इनके बारे में फील आना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये चीज हमें फील आनी चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। हमारे को इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनकी हेल्प से मैं आपको समझा पा रहा हूं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनके बारे में बेसिक नॉलेज पहले हम लेंगे। हम इनकी डेफिनेशन है, लैंग्वेज है, वो तो बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो, ये एक रोड है, सड़क है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया है। इस रोड में, सड़क में एक कार चल रही है, ड्राइवर उसके अंदर बैठा हुआ है और वो रोड के ऊपर यूं चलता है, जैसे जैसे रोड है उसके सारे यहां तक चलता जाता है। ये व्यक्ति यहां से, इसने मोशन अपनी स्टार्ट की तो इसने यहां से चलना प्रारंभ किया और वो इसके सारे यूं घूमते घूमते कहां पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया। ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या कहा, देखो जो हमारी कार है वो यहां से चल रही है, हमारी जो कार है वो यहां से चल रही है, यूं गई, फिर यहां से यूं चली गई, यूं चली गई। यानी ये जो धागा है वो कार के पाथ की लेंथ हो गई। मैंने कार यहां से चली, जैसे जैसे कार चली उसके सारे एक धागा खींच दिया,
स्ट्रेट नहीं, उसके साथ ये धागा फैला दिया जैसे जा रही है। जैसे ये धागा येलो कलर का जो थ्रेड है ये मैंने रख दिया, तो ये जो धागा है ये इसके द्वारा किसको शो करेगा, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को? तो ये डिस्टेंस को शो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ होती है। जो डिस्टेंस होती है वो वास्तव में क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ, यानी पाथ में जहां से तुमने मोशन स्टार्ट की है और जहां तुमने मोशन खत्म की है उसके बीच में जिस पाथ पर तुम चलकर गए हो, जिस पाथ पर तुम चलकर गए हो, चाहे वापस आ जाओ, पर जितना तुम चलकर गए हो वो पूरे जो पाथ की लेंथ है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जो ये धागा आपके सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इट इज द डिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में ये एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन यहां से स्टार्ट होता है और यहां से मोशन करते हुए अपने पाथ से चलते हुए यूं घूम के ये चलता है। तो हमने इसके लिए क्या किया, यहां से ये स्टार्ट हुआ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट लगा दिया हमने, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से घूमते हुए यहां गया, यहां से घूमते हुए यहां आया, वापस चला गया, दिस इज, और लास्ट में ये इसका हमने एंडिंग पॉइंट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन। ये जो स्ट्रेट, ये जो पाथ चल रहा है इसमें जो मैंने ये धागा थ्रेड येलो कलर का फैलाया है, इसकी पूरे की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगी। यानी हमें करना क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करने में जो पाथ है, सिंपल सा मेजर तरीके का, यहां एक धागा ले और उसको एकदम इस पाथ पर ऐसे फैला दो, पूरा धागा आ गया, जैसे जैसे पाथ है पूरे पाथ पर ऐसे फैला दो यहां तक। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, इतना फैला के और ये पॉइंट नोट कर लो, धागा ले लो इतना। अब उस धागे को एकदम सीधा लेके फैला दो स्ट्रेट और सीधा स्केल या मीटर लगा के और मेजर कर लो, तो हमें इस पूरे पाथ की क्या पता लग जाएगी, लेंथ। और पाथ की लेंथ ही क्या कहलाती है, डिस्टेंस। पाथ की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगी। हमें डिस्टेंस के बारे में इस तरीके से समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में समझाया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट के पाथ की लेंथ देखते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पाथ को टच करते हुए चलकर गया है वो पाथ कैसा है, कैसा, किधर से गया है, कितना लंबा है, उस पाथ की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस। क्लियर दैट। और डिस्टेंस में डायरेक्शन जरूरी नहीं है, यानी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये मैं वेक्टर में आगे समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। डिस्टेंस है उसको नापा किस में जाता है, तो ऐसा ही सिस्टम में डिस्टेंस जो है उसको मीटर में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। यानी डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या हो गई, मीटर हो गई। ये जो डिस्टेंस है इट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करती है, यानी पाथ की लेंथ क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। आप कहां से कहां चले गए कोई मतलब नहीं है, आपका ये स्टार्टिंग है ये फाइनल है तो भी डिस्टेंस होगी, क्योंकि आप कितना दूर घूम कर आए। यानी डिस्टेंस ऑलवेज बी इंक्रीजेस, हमेशा इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। नेवर कैन बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, इंक्रीज रहेगी। क्योंकि आपने, जैसे मैं हूं यहां, मैंने एक कदम आगे उठा लिया, एक कदम पीछे उठा लिया, तो भी मेरी डिस्टेंस 1 स्टेप अवे और 1 स्टेप बैक, दोनों जोड़ के 2 स्टेप मेरी डिस्टेंस हो गई, जबकि मैं वही खड़ा हूं जहां पहले था। दैट्स क्लियर कि आपके पाथ की जो लेंथ है, जैसे ये कार चल के गई है घूम के, तो इस पाथ पे जो ये घूम के गई है, दिस इज नोन एज, जो ये लहराते हुए गई है, इस पूरे धागे की, इसकी पूरे की रोड की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस के साथ साथ एक दूसरी क्वांटिटी और समझनी होती है, उस क्वांटिटी को हम और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में क्या अंतर है, हमें ये बेसिक चीज समझनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मैंने समझाया, अब डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट में ये कार यहां से चली, दिस इज इट्स, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज इट्स फाइनल पॉइंट। इनके बीच में जो ये स्ट्रेट पाथ है, दिस इज, ये जो मैंने एरो बनाया है, सीधी लाइन एकदम एरो जो मैंने बनाया है, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, यहां पे ये जो मैंने एरो बनाया है वो एरो ही यहां पे क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट।
बेटा ये जो एरो है वो एरो क्या कहलाता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस एरो को ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए एरो जरूरी है, आगे जो ये एरो आ रहा है ये मूव इसका जरूरी है, और एरो जो है वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट एज ए थ्रेड, इट इज एज ए एरो, बिल्कुल स्ट्रेट। और एरो इज शो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एरो हमेशा किसकी डायरेक्शन देता है, डिस्प्लेसमेंट की। तो अब एक बात समझो, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। फिर से आप इस चीज को समझेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, सीधी सबसे कम दूरी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की जो कहलाती है, हम उसको क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये जो धागा इस पर कार चलती हुई गई है, अब कार चाहे कोई भी पाथ पर चलती जाए, बट जहां से चालू हुई और जहां खत्म हुई उसको बिल्कुल एक एरो से मिला दो, स्ट्रेट लाइन से, वो उन दोनों पॉइंटों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस रहेगी। उससे कम डिस्टेंस कोई हो ही नहीं सकती उन दो पॉइंटों के बीच की। उस पॉइंटों के बीच की जो सबसे कम डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे बेटा क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, सबसे कम है, उसके से कम कोई डिस्टेंस हो ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड में चलता है, ये एरोप्लेन जो यहां से उड़ के गया तो इस पाथ की जो लेंथ थी इट इज नोन एज डिस्टेंस, बट इसके अंदर ये एरो यहां से उड़ के गया, ये इसका स्टार्टिंग और दैट इज इट्स फाइनल। अब सोचो ये इतनी दूर घूम के गया, दिस इज इट्स डिस्टेंस बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस, बिल्कुल स्ट्रेट। ये इसका क्या हो गया बेटा, यहां पे ये यहां से लेके और यहां तक ये इसका क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एरो, एरो इज शो द फाइनल पॉइंट एंड ये पॉइंट टेल इज शो द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच जो एरो होता है इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वास्तव में एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक तीर, एक एरो के द्वारा दी जाती है, और जो सीधी जो ये स्ट्रेट लाइन है ये इन दोनों पॉइंटों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस है। यानी देखो डिस्प्लेसमेंट में भी मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस वहां भी आ रहा है, बट वो डिस्टेंस कौन सी, जिसके ऊपर से ऑब्जेक्ट चल के नहीं गई, ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से चल के नहीं गई, बट वो दोनों ऑब्जेक्टों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है। यानी चल के जाती तो सबसे कम दूरी इसी तीर के द्वारा लगती इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो दो पॉइंटों के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस कवर होती है वो डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। बट उसमें आपको स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। यानी डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ चाहे कोई से भी चलकर गए हो, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट आपको पता हो, और उसके बीच की स्ट्रेट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और ये भी डिस्टेंस में से ही निकल कर आई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मीटर कहते हैं। तो फिर से ध्यान देंगे, अगर हम एक लंबे पाथ में घूमते घूमते गए हैं तो वो घुमावदार जो रास्ता था उसकी लेंथ डिस्टेंस कहलाती है, जिसको भी मीटर में नापा जाता है। बट उस घुमावदार पाथ से हमें मतलब नहीं है, उसके स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में एरो लगाकर मिला दें तो वो एरो आपकी डायरेक्शन शो करता है कि आप यहां से चालू हुए थे इधर जा रहे हैं, और एरो की जो लेंथ है सीधी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंटों के बीच का, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए उसको भी हम किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, मेजर करेंगे। बट इसकी डायरेक्शन होने के कारण ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस
कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किधर भी आप घूम के कैसे भी जा सकते हो, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मोशन की स्टडी करने के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको ये कोशिश की है समझाने की कि आपका पाथ कोई भी हो, आप किधर से भी घूमकर जाएं, उस पूरे पाथ में जहां जहां टच करते हुए आप चले हो उसको नापोगे तो आपकी डिस्टेंस निकल कर आएगी। और उस पूरे पाथ में चाहे आप कहीं से भी गए हो, पाथ के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच एक सीधा एरो लगा दोगे, चाहे आप वहां से गए हो चाहे ना गए हो, वो आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है। डिस्प्लेसमेंट जैसे ये एरोप्लेन यहां रुक गया, वापस घूम के यहीं आ जाता तो इनिशियल और स्टार्ट पॉइंट एक ही हो जाते, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हो जाता। ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने अपने डेमो वीडियो में बेटा आपको दिया है। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए और इस प्रकार की स्टडी से आप जुड़ने के लिए आइए दिशा के साथ आप जुड़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।